Hello everyone, good evening. How are you all? कैसे हैं आप सभी लोग? How is your preparation going on? I hope हम लोगों ने अभी तक APSC CC 2026 में जो आने वाला 2 महीने बाद जो प्रीलिम्स है उसके लिए हम लोगों ने क्रैश कोर्स शुरू किया था एंड इस क्रैश कोर्स में हम लोगों ने ऑलरेडी असम हिस्ट्री को कवर कर चुके हैं। ठीक है, एंड उससे भी और एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सेगमेंट है, दैट इज द असमीज लिटरेचर, जहां से बहुत सारे सवाल बनते हैं। ठीक है, अब ये ऐसा सेगमेंट है जहां पर फैक्चुअल चीजें पूछा जाता है, किसने पढ़ाया है, किसने बताया है, किसने लिखा है, कौन से समय में लिखा गया है, इसने लिखा गया, इन्होंने लिखा गया, जो लिखा है उनका बुक का नाम क्या है। ऐसा फैक्चुअल सवाल बहुत ज़्यादा पूछ लेता है। ठीक है, तो आज के क्लास में मुझे वैसे कुछ समझाना तो इतना ज़्यादा है नहीं, लेकिन जितना भी फैक्ट हमें मिलेगा रिगार्डिंग द असमीज लिटरेचर, सारी फैक्ट को हम आज कवर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो एम आई ऑडिबल क्लियरली? Am I audible clearly? Please do respond. Then we will start the session. So, आज से पहले आपने ऑब्वियसली असमीज लिटरेचर को पढ़ा होगा। ठीक है, अब ये क्रैश कोर्स आपको मदद करेगा आपने जो भी पढ़ा है सबको कुछ रिवाइज करने में। ठीक है, तो क्रोनोलॉजिकली असमीज लिटरेचर को हम सेगमेंट बाय सेगमेंट डिवाइड करते हुए देखने की कोशिश करते हैं कि कब और किस समय में किस तरीके का लिटरेचर डेवलप हुआ है असम में। ठीक है, सो अगर हम इसका समरी देखें, आज के क्लास में क्या होने जा रहा है, क्या पढ़ने जा रहे हैं, पूरा का पूरा अगर समरी देखें तो इस असमीज लिटरेचर को हम अलग अलग फेज में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि हमने जब हिस्ट्री पढ़ा था तो हमने क्या किया था कि हिस्ट्री को भी हमने अलग अलग फेज में डिवाइड किया था, है ना, कि एंशियंट, मेडिएवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री बोल के। ठीक उसी तरीके से हम असमीज लिटरेचर सेगमेंट को भी ऐसे अलग अलग फेज में डिवाइड कर सकते हैं। क्या कि एंशियंट एरा असमीज लिटरेचर, जो एंशियंट समय में जो असमीज लिटरेचर डेवलप हुआ था। अब क्या हुआ था उस समय एंशियंट समय में असमीज लिटरेचर, तो बहुत ज्यादा रिफरेंसेस तो नहीं है, लेकिन एक दो रिफरेंसेस जो भी मिलता है, तो जैसे कि चर्यापदास, दैट वाज डेवलप्ड ड्यूरिंग द एंशियंट पीरियड, और इसका ऑथर कौन है वो भी एग्जैक्टली पता नहीं है हमें। इफ वी टॉक अबाउट एंशियंट के बाद द प्री वैष्णवाइट एरा असमीज लिटरेचर, द प्री वैष्णवाइट एरा असमीज लिटरेचर किसको कहा जाता है? अब इससे पहले ये जानना होगा कि वैष्णवाइट एरा असमीज लिटरेचर कौन सा पीरियड को कहा जाता है। वैष्णवाइट एरा असमीज लिटरेचर यानी कि वो पीरियड को जिस समय में शंकर देव जी और माधव देव जी ने असमीज लिटरेचर को डेवलप करने की कोशिश की थी, और उनका जो पूरा फेज है शंकर देव जी और माधव देव जी के समय का फेज, वो फेज को हम क्या कहते हैं? वैष्णवाइट एरा असमीज लिटरेचर, जहां पर असमीज लिटरेचर को एक नया, असमीज लिटरेचर ने एक नया मोड़ लिया था। बौरगीत, अंकिया नाट, कीर्तन गोखा, नाम गोखा, ये अलग अलग लिटरेचर इन लोगों ने डेवलप किया था। अब उन लोगों से पहले का जो समय है, शंकर देव जी और माधव देव जी से पहले का जो समय है, दैट इज टर्म्ड एज द प्री वैष्णवाइट एरा असमीज लिटरेचर। और यहां पर क्या अलग अलग ऑथर्स जैसे हेम सरस्वती, राम सरस्वती, माधव कंदली, ये अलग अलग ऑथर्स थे जिन लोगों ने रामायण या महाभारत इसको असमीज में ट्रांसलेट किया था। ठीक है, अब शंकर देव जी और माधव देव जी के बाद वी कैन से द पोस्ट वैष्णवाइट एरा असमीज लिटरेचर, जहां पर भट्टदेव, रामचरण ठाकुर, ये अलग अलग ऑथर जिन्होंने चरित पुथिस लिखा था या असमीज प्रोज को डेवलप करना शुरू किया था। आपको ये पता भी होगा ना, भट्टदेव हु इज नोन एज द फादर ऑफ द असमीज प्रोज। फिर हमें मिलेगा द पीरियड ऑफ द मिशनरी लिटरेचर, जब बप्टिस्ट मिशनरीज आए थे तो उन लोगों ने भी यहाँ पर लिटरेचर को डेवलप करने की कोशिश की थी। जैसे कि जब बप्टिस्ट मिशनरी आए थे तो पहली बार प्रिंटेड फॉर्म में लिटरेचर को डेवलप किया गया था, प्रिंट किया गया था, है ना।
जैसे प्रिंटेड कल्चर शुरू होता है, ग्रामर, डिक्शनरी वगैरह इन लोगों के समय में ही डेवलप होता है। फिर मिशनरी लिटरेचर के बाद हमें मिलेगा द पीरियड ऑफ हेमचंद्र बरुआ एंड गुणाभिराम बरुआ। ये दो बरुआ, हेमचंद्र बरुआ और गुणाभिराम बरुआ, इन दोनों ने फिर एक नया मोड़ लेना शुरू किया असमिस लिटरेचर में। लेक्सिकोग्राफी, सोशियल ड्रामा, ये अलग अलग लिटरेचर इन लोगों ने डेवलप करना शुरू किया। उसके बाद जब एक ऑर्गेनाइजेशन, लिटरेरी एसोसिएशन जिसका नाम था अहोमिया भाषा उन्नति खादिनी खोबा, हमने कल हिस्ट्री में भी पढ़ा था इसके बारे में। ये लिटरेरी ऑर्गेनाइजेशन जब क्या करता है, 1888 में बनाया गया था, तो वो एक मंथली मैगजीन बनाना शुरू करता है जिसका नाम था जुनाकी। और जब से ये मंथली मैगजीन पब्लिश होना शुरू होता है जुनाकी, तब से लेके 1940 तक का जो पीरियड है, ये पूरा का पूरा समय को हम कहते हैं क्या, जुनाकी युग, द रोमांटिक पीरियड ऑफ द असमिस लिटरेचर। सो इन शॉर्ट, अगर असमिस लिटरेचर को हमें पढ़ना है तो हम इसको क्या करेंगे, अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे, उसके बाद हम इसको पढ़ना या समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यही चीजों को आज हमें कवर करना है। क्या यहां तक ठीक है? आगे बढ़ सकते हैं हम? यही चीजों को आज हमें कवर करना है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एंशिएंट एरा असमिस लिटरेचर। अब एंशिएंट समय में कोई असमिस लिटरेचर था, पाया जाता है? अगर कहा जाए तो यस, एंशिएंट समय में असमिस लिटरेचर पाया जाता है। द अर्लीस्ट नोन फॉर्म ऑफ असमिस लिटरेचर, जिसका नाम क्या है, द अर्लीस्ट नोन फॉर्म ऑफ असमिस लिटरेचर, दैट वाज नोन एज द चर्यापदास। अब ये चर्यापदास क्या है? सो दिस चर्यापदास, दिस सॉन्ग्स वर कंपोज्ड ऑफ द एसोटेरिक लिरिक्स ऑफ बुद्धिज्म of the Vajrayana sect, which is popularly called as the Sahaja cult. बौद्धिज्म में दो अलग अलग सेक्ट थे, हिनायाना एंड वज्रायना, और वज्रायना सेक्ट का ही एक हम कह सकते हैं द लिरिक्स, वज्रायना सेक्ट का भी एक कल्ट है, जिस कल्ट का नाम क्या है, सहाजा कल्ट। ठीक है, और ये सहाजा कल्ट का ही हम कह सकते हैं दोहार है ये, जिसको कहा जाता है चर्यापदास। इसको इनिशियली तो बनाया गया था, ऐसे कहा जाता है कि 8 to 12 सेंचुरी एडी में ही, बट इट वाज रीडिस्कवर्ड बाय हरिप्रसाद शास्त्री इन नेपाल इन द ईयर 1907। तो फैक्चुअल पूछा जा सकता है कि चर्यापदास वर रीडिस्कवर्ड बाय, दिस आर रीडिस्कवर्ड बाय, नाम लिखा गया है क्या, हरिप्रसाद शास्त्री। कहां पर? नेपाल में। ओरिजिनली जो चर्यापदास थे, विच कंटेन्ड 46 कंप्लीट एंड 1 इनकम्प्लीट पोएम, composed in both symbolic and the alphabetic form। और ये जो जहां पर चर्यापदास लिखा गया है, कहां पर लिखा गया है, द मेन चर्यापदा बुक वाज नोन एज द चर्यागीतिकोश। चर्यागीतिकोश पर हमें ये चर्यापदास मिलता है। दिस आर ऑल्सो नोन एज बुद्ध दोहार या फिर चर्यागीतास। ठीक है, ये चर्यापदास को बुद्ध दोहार भी कहा जाता है या फिर चर्यागीतास भी कहा जाता है। तो ये जो चर्यापदास है, दैट वाज डेवलप्ड on and around 8 to 12 century AD, but all these are rediscovered in the year 1907 in Nepal। and ये कहाँ पाया जाता है? the main चर्यापदा book was the Charyagitikosh, which was also known as Buddha Dohar। so that's all about the ancient era Assamese literature, चर्यापदास। ठीक है, इसके अलावा आपको मिलेगा डाकोर बोचन बोल के, these are the collection of Assamese oral proverbs। ये रिटेन फॉर्म में नहीं था, ये ऑरेली पहले से चला हुआ प्रोवर्ब हम कह सकते हैं, ऑफरिंग मोरल एंड द प्रैक्टिकल एडवाइस, विच आर नोन एज द डाकोर बोसन। सो इसके अलावा और हमें एंशिएंट समय में दूसरा बाकी असमीज लिटरेचर नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब एंशिएंट समय के बाद, एंशिएंट एरा के बाद अगर हम बात करें असमीज लिटरेचर इन द प्री वैष्णवाइट एरा, जहां पर अलग अलग ऑथर्स जैसे कि हेम सरस्वती, रुद्र कंदली, ये अलग अलग ऑथर्स के बारे में हमें मिलता है। सो इन द 14th century we see some notable literary work in the narrative genre of poetry, and some of the notable
पोएट्स ऑफ दिस पीरियड वेर द राम सरस्वती, रुद्र कंदली, महेंद्र कंदली, हरिहर विप्र, कविरत्न सरस्वती, ये अलग अलग पोएट्स के बारे में मिलता है जहां पर इन लोगों ने पोएम लिखना शुरू किया था। और एंशियंट एरा असमीज लिटरेचर दैट इज द चर्यापदास, चर्यापदास का ऑथर कौन है वो अभी तक हमें नहीं मालूम, ठीक है। तो ऑथर जो जिसका हमें मालूम है ये यहाँ से शुरू होता है प्री वैष्णवाइट एरा से, इन द ईयर वी कैन से 14th सेंचुरी के अराउंड में। और हेम सरस्वती ने लिखा हुआ जो बुक है, पोएम है, कौन सा? प्रहलाद चरित। ये फर्स्ट असमीज लिटरेचर माना जाता है इसको, ठीक है, जिसके ऑथर के बारे में हमें पता है। सो देखते हैं हेम सरस्वती के बारे में। हेम सरस्वती ही वॉज पेट्रोनाइज्ड बाय द कमता किंग दुर्लभ नारायण, कमता रूलर दुर्लभ नारायण के यहाँ पर थे ये। एंड हिज लिटरेचर इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट असमीज रिटन लिटरेचर। इससे पहले कोई लिटरेचर था भी तो हमें नहीं पता, वैसे था ही नहीं, अगर था तो चर्यापदास था और उसका ऑथर कौन था वो भी नहीं पता, ठीक है, अननोन है। एंड हेम सरस्वती कंपोज 2 पीसेस ऑफ पोएटिक लिटरेचर, 2 पोएम लिखे थे इन्होंने, प्रहलाद चरित एंड हरगौरी संवाद। प्रहलाद चरित जो कि एक डिस्क्रिप्टिव पोएम था, वाइल हरगौरी संवाद इज अ नैरेटिव जेनर। तो रिसेंटली प्रहलाद चरित को कोई, ये प्रहलाद चरित इसको कोई एक अवार्ड भी मिला है, ये करंट अफेयर्स में था, न्यूज में चर्चे में था, तो एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। नजीमुल हक, हाय, हेलो नजीमुल हक जी, हाउ इज योर प्रिपरेशन गोइंग ऑन? ठीक, हरगौरी संवाद इज अ नैरेटिव जेनर। देन रुद्र कंदली, इसके बाद आपको एग्जाम में पूछेगा ऐसे है कि हेम सरस्वती कौन से राजा के अंदर हुआ करते थे, दैट इज दुर्लभ नारायण। रुद्र कंदली किसके अंदर? कासारी किंग ताम्रध्वज के यहाँ पर थे रुद्र कंदली। एंड ही सम ट्रांसलेटेड द सम एपिसोड्स ऑफ द महाभारत द्रोण पर्व। रुद्र कंदली ने क्या किया था? महाभारत द्रोण पर्व के कुछ एपिसोड को उन्होंने असमीज में ट्रांसलेट किया था, ठीक है, महाभारत द्रोण पर्व के कुछ एपिसोड्स को उन्होंने असमीज में ट्रांसलेट किया था। अब अगर देखें हरिहर विप्र, इन्होंने क्या लिखा था? ही वॉज ऑल्सो इन द कोर्ट ऑफ द कमता रूलर दुर्लभ नारायण, दुर्लभ नारायण के कोर्ट में ही थे ये। और इन्होंने कुछ बुक्स पोएट्री फॉर्म में लिखे थे, जैसे कि बाब्रू बहानोर युद्ध, लव कुखर युद्ध, ताम्रध्वज युद्ध, ठीक है। रुद्र कंदली ने, सॉरी, हरिहर विप्र ने लिखा हुआ कुछ पोएटिक फॉर्म में लिखा गया, उन्होंने लिखा हुआ बुक्स का नाम बाब्रू बहानोर युद्ध, लव कुखर युद्ध और ताम्रध्वज युद्ध। सिमिलरली माधव कंदली भी माने जाते हैं प्री वैष्णवाइट एरा के लिटरेचर ऑथर। और इन्होंने क्या किया था कि ही ट्रांसलेटेड द रामायण इन फ्री फ्लोइंग आइडियोमेटिक असमीज। इन्होंने रामायण को असमीज लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था। एंड ही वॉज द फर्स्ट इन द नॉर्थ इंडिया टू ट्रांसलेट द रामायण इनटू द रीजनल लैंग्वेज। रामायण को अपने रीजनल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने वाले पूरे के पूरे नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ये पहले व्यक्ति थे। कौन? माधव कंदली, जिन्होंने रामायण को असमीज में ट्रांसलेट किया था। और ये कौन से किंग के अंडर में रहा करते थे? ही वॉज इन द कोर्ट ऑफ महामाणिक्य ऑफ द बोराही किंगडम। बोराही किंगडम महामाणिक्य के कोर्ट में ये राजा हुआ करते थे। एंड शंकर देवा ट्रिब्यूटेड हिम और माधव कंदली विद द एपिथेट अप्रमादी कवि, अनइयरिंग प्रेडेसेसर ऑफ पोएट। अप्रमादी कवि, अप्रमादी कवि किसको कहा जाता है? आपको देखो ऐसे ही फैक्चुअल बन सकता है, हु इज ऑल्सो नोन एज द अप्रमादी कवि, या फिर ऐसे भी बन सकता है कि ना शंकर देवा ट्रिब्यूटेड माधव कंदली एज अप्रमादी कवि। ऐसे देखो, याद रखना है आपको, किसको कहा जाता है अप्रमादी कवि? माधव कंदली को। माधव कंदली को अप्रमादी कवि किसने कहा था? शंकर देवा जी ने कहा था, ठीक है। अगेन
अदर्स, अगर प्री वैष्णवाइट एरा के अदर ऑथर के बारे में बात करें तो इन द प्री संकरी एरा या फिर प्री वैष्णवाइट एरा ए रिनाउंड मैथमेटिशियन जिनका नाम था बकुल कायस्थ, इनके बारे में भी हमें मिलेगा। ठीक है, फ्रॉम कामरूपा किंगडम कंपाइल्ड द किताबत मंजरी। किताबत मंजरी किसने लिखा था? किताबत मंजरी को लिखा था बकुल कायस्थ ने। कब? 1434 में। एंड दिस किताबत मंजरी इज अ पोएटिकल ट्रीटाइज ऑन द एरिथमेटिक, सर्वेइंग एंड बुक कीपिंग। किताबत मंजरी किस चीज पर बेस्ड है, क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर अगर हम कहें तो यहाँ पर हमें एरिथमेटिक मिलेगा, सर्वेइंग या बुक कीपिंग के बारे में मिलेगा, जो कि 1434 एडी में बनाया गया है। किसने? बकुल कायस्थ ने बनाया है। एंड बकुल कायस्थ हु वाज आल्सो एन ऑथर ऑफ द प्री वैष्णवाइट एरा। ठीक है, तो हमने दो एरा के बारे में देख लिया, एक तो एंशियंट एरा असमिस लिटरेचर और दूसरा प्री वैष्णवाइट एरा असमिस लिटरेचर। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द वैष्णवाइट एरा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज, तो वैष्णवाइट एरा असमिस लिटरेचर में होता क्या है कि दिस फेज में हमें दो इंपॉर्टेंट टावरिंग फिगर के बारे में पता चलता है कि दिस वाज लेड बाय द श्रीमंत शंकर देव जी एंड श्रीमंत माधव देव जी। एंड दिस एरा मार्क द कल्चरल एंड लिटरेरी रिवोल्यूशन इन असम थ्रू द न्यू वैष्णवाइट मूवमेंट। यहां पर असम में लिटरेरी मूवमेंट हम कह सकते हैं या कल्चरल मूवमेंट शुरू हो जाता है इन लोगों के लिटरेचर के द्वारा, न्यू वैष्णवाइट भक्ति मूवमेंट। अब इन लोगों ने जो भी लिटरेचर पब्लिश किया है ना, द पर्पज ऑफ द वैष्णव लिटरेचर वाज टू गिव द एम्पल नॉलेज ऑफ भक्ति टू द कॉमन पीपल। इन लोगों का लिटरेचर का मकसद क्या था कि हर लोगों तक भक्ति का तत्व, भक्ति का महत्व बताया जाए। ठीक है, एंड टू स्प्रेड अ स्पिरिट ऑफ भक्ति एंड कन्विंस द पीपल टू लीड अ पीसफुल लाइफ विदाउट life only sorry worshipping only one god, that is विष्णु और कृष्णा। इन लोगों का मकसद ये था कि हर लोगों तक ये भक्ति का महत्व पहुंचाया जाए, लोगों को कन्विंस किया जाए। दुनिया के हाई झगड़ा में कोई कुछ नहीं रखा है, बस आप लोग क्या कीजिए, विष्णु का या कृष्ण का पूजा कीजिए, भक्ति कीजिए, उनका सेवा कीजिए और एक पीसफुल लाइफ बिताइए, बस उनका ये कहना है। ठीक, in terms of forms, the Vaishnava literatures can be grouped as the poetry, drama, lyrics, hagiographies and the various prose works. तो इन लोगों के समय में लिटरेचर में बहुत सारा फॉर्म्स आना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब भले ही यहां पर दो टावरिंग फिगर के बारे में हमें पता चलता है, श्रीमंत शंकर देव जी और माधव देव जी, लेकिन इनके अलावा और भी ऑथर थे। ठीक है, बाकियों को देखने से पहले इनके बारे में देखते हैं। अब यहाँ पर ऐसा होता है कि मैं तो आपको यहाँ पर एक ही बार में सबके बारे में दिखा दूंगा, लेकिन एग्जाम में आप कंफ्यूज हो जाते हैं। 100 सवाल के बीच ऐसे पूछ लिया जाता है कि अजामिल उपाख्यान किसने लिखा था, तब आप कंफ्यूज हो जाओगे, शंकर देव जी ने लिखा था या माधव देव जी ने लिखा था, है ना। तो उसके लिए बस एक ही उपाय है प्रैक्टिस 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 और प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर है। आप ये मत सोचिए कि आप एक बार पढ़ेंगे और हो जाएगा आपका प्रिपरेशन, ऐसा कभी नहीं होता है। एक बार पढ़ने के बाद उसको आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। आप भगवान तो है नहीं कि ऐसे रोबोट तो है नहीं कि एक बार पढ़ लिया और सब कुछ याद हो गया, है ना। पढ़ा हुआ चीज, हमने असम हिस्ट्री खत्म किया है तो उसको आप बार बार रिवाइज करना शुरू कर दीजिए। अलग नहीं है असम हिस्ट्री, वही है, उसी को पढ़ना है आपको। ज्यादातर एस्पिरेंट ये गलती करते हैं क्या कि मैं कहां से पढ़ूं, ये पढ़ूं, ये बुक पढ़ूं, वो बुक पढ़ूं। अरे आप कहीं से भी पढ़ो, हिस्ट्री वही है, अलग नहीं होगा। आपको अलग बुक में पढ़ने से अलग हिस्ट्री नहीं मिलने वाला है, हिस्ट्री उतना ही है, ज्योग्राफी वही है। अलग अलग जगह पर पढ़ने से अलग अलग चीजें नहीं मिलेगा आपको। आप लोग बस भटकते रहते हैं।
और यही आपका गलत स्ट्रेटेजी हो जाता है। सही स्ट्रेटेजी क्या है? सही स्ट्रेटेजी ये है कि जो भी आपको कंटेंट मिला है, आप ये मत सोचिए कि बहुत ज्यादा पढ़ना है। आपको यहां लिमिटेड होना सीखना है। जितना आपको पढ़ाया गया है उसको ही पढ़िए, बार बार पढ़िए, ठीक है। रिवाइज कीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, एमसीक्यू लगाइए, टेस्ट लगाइए, तो आपका जो भी आपने पढ़ा है वहां पर निखार आएगा। आज पढ़े हैं तो आज ही एग्जाम तो है नहीं, कई दिन बाद एग्जाम है, और तब तक ये सारी चीजों को याद रखना है, ठीक है। तो शंकर देव जी का जो भी लिटरेरी कंट्रीब्यूशन है इसको देखते हैं। ये मत सोचिए कि एक बार देखेंगे तो सारा याद रह जाएगा, ऐसा नहीं होता, ऐसा कभी याद रहता नहीं है। ऐसे एक बार पढ़ने से सब कुछ याद नहीं रहता कभी भी। एक बार पढ़िए, उसके बाद इसको बार बार रिवाइज कीजिए, ठीक है। इन्होंने कुछ काव्य लिखे थे, जैसे कि कुरुक्षेत्र, अजामिल उपाख्यान, अमृत मंथन, बालीचलन, रुक्मिणी हरण, हरिचंद्र उपाख्यान, ये अलग अलग काव्य लिखे थे शंकर देव जी ने। इन्होंने कुछ भक्ति तत्व भी लिखा है, जैसे कि अनादिपातौन, निमि नामासित संवाद, भक्ति प्रदीप। ये भक्ति तत्व एक्चुअली यहाँ पर 2 बार आ गया। भक्ति प्रदीप, अनादिपातौन, निमि नामासित संवाद, ये कुछ भक्ति तत्व थे शंकर देव जी के। इन्होंने ट्रांसलेशन भी किया है। क्या क्या ट्रांसलेशन किया है? इन्होंने उत्तराखंड रामायण को असमीज में ट्रांसलेट किया था, एंड भागवत का 1st, 2nd, 6th, 8, 10, 11 एंड 12 स्कंद को भी इन्होंने असमीज में ट्रांसलेट किया था। आगे और इन्होंने कुछ अंकिया नाट भी लिखा था। अंकिया नाट का मतलब क्या है? एक नाटक का मतलब क्या है? एक कंप्लीट नाट है, एक मूवी मान के चलो। और ये अंकिया नाट मतलब वही नाटक का एक हिस्सा, एक पार्ट, एक मूवी नहीं, मूवी का बस छोटा सा पार्ट, 2 मिनट, 3 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, है ना। जैसे आपको अभी फेसबुक वगैरह में दिखाई देता है, पूरा मूवी थोड़ी दिखाई देता है, मूवी का कुछ एक पार्ट आपको दिखाई देता है। सिमिलरली उन्होंने ये कुछ अंकिया नाट भी लिखा था, जैसे कि केली गोपाल, राम विजय, पारिजात हरण, रुक्मिणी हरण, कालियोदमन, पत्नी प्रसाद। दीज आर सम अंकिया नाट रिटन बाय श्रीमंत शंकर देव जी। उन्होंने गीत भी लिखा था, जैसे कि तुतोय एंड सिपोय, भातिमा, बोरगीत वर रिटन बाय श्रीमंत शंकर देव जी। एंड नाम जैसे कि गुणमाला, कीर्तन वर रिटन बाय श्रीमंत शंकर देव जी। अब मैंने आपको यहाँ पर सब कुछ फैक्ट तो दे दिया, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना है आपको क्या, कि ऐसे एक बार देखने से नहीं होता है। यही चीजें जब 100 सवाल के बीचों में फंसा कर आपको पूछ लिया जाता है तो दैट विल बी वेरी कंफ्यूजिंग। और कंफ्यूजन कैसे दूर करना है मैंने आपको बताया अभी क्या कि आप बार बार रिवाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपका कंफ्यूजन धीरे धीरे दूर होता हुआ जाएगा। Similarly, if we talk about the Madhavdeva's literary contribution, so what he did, the first literary work of Madhavdeva, we can say the first philosophical work of Madhavdeva, that was the Janma Rahasya. एक फिलोसॉफिकल वर्क था और ये पहला लिटरेरी वर्क भी था माधवदेव जी का, जन्म रहस्य। आपने इस संसार में जन्म लिया है तो इसका रहस्य क्या है, क्यों जन्म लिया है? अगर कुछ किए बिना खाए पिए और सोए और मर गए तो ये जीवन का कोई अर्थ नहीं रहता है ना। आपने इस संसार में जन्म लिया है तो कुछ ना कुछ करने के लिए ही तो लिया होगा ना। क्या करने के लिए आपने इस संसार में जन्म लिया है? अगर कुछ बहुत बड़ा नहीं कर पाए तो आपका जीवन व्यर्थ गया। यहाँ आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ सोचकर ही प्रिपरेशन कर रहे होंगे, कुछ बड़ा सोचकर, कुछ अच्छा सोचकर ही प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो अगर ये ना कर पाए तो व्यर्थ जाएगा। और भी बहुत कुछ करना है जिंदगी में, बस यही खत्म नहीं होता है आपका जिंदगी, ठीक है। अगर आपने सोच ही लिया है कि आई वांट टू बिकम द सिविल सर्वेंट तो आपके मन में बहुत कुछ होगा विचार, इसलिए आपने कहा कि आप सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, है ना। तो अगर सोच लिया है तो उसके लिए काम कीजिए, मेहनत कीजिए। कल अगर सूरज की तरह चमकना है तो आज आपको तपना पड़ेगा।
है ना। कल अगर आपको चमकना है तो आज आपको जलना पड़ेगा, ठीक है। सोच रहे होंगे नीली बत्ती लगाकर घूमेंगे, सोचना चाहिए, लेकिन वो सोच तक पहुंचने के लिए आपको इधर मेहनत भी करना पड़ेगा। और लोगों को बस रिजल्ट दिखाई देता है, लेकिन रिजल्ट के पीछे क्या चल रहा है वो लोगों को दिखाई नहीं देता है, और लोगों को दिखाना भी नहीं है रिजल्ट के पीछे क्या कर रहे हैं आप। कीजिए, बैठ के मेहनत कीजिए, दिन रात बैठिए, लगा दीजिए पूरा का पूरा समय। अगर सच में समय लगा रहे हैं तो लगा दीजिए पूरा समय यहीं पर। जन्म रहस्य इनका पहला वर्क था, फिलोसॉफिकल वर्क। फिर इन्होंने एक नैरेटिव वर्क रामायण अधिकांड को भी इन्होंने लिखा था, और बौरगीत, सबसे ज्यादा बौरगीत इन्होंने ही लिखा था। कितना? ऑन एंड अराउंड 191 इन नंबर्स। इन्होंने कुछ नाट भी लिखा था, जैसे कि अर्जुना भंजन, दधि मंथन, नरसिंह यात्रा, गोवर्धन यात्रा, रस यात्रा, सोरधरा, पिंपोरा गुसुआ, भूमि लेतुआ, भंजन बिहार। ये कुछ नाट वर रिटन बाय श्रीमंत माधव देव जी। इन्होंने नाम गोखा भी लिखा था, जिसको माधव देव मैग्नम ओपस कहा जाता है। तो नाम गोफा which is chiefly based on the भागवत पुराण। और ये नाम गोखा को also known as हजारी गुखा, ये नाम गोखा को हजारी गुखा भी कहा जाता है। क्यों? as it contains 1000 verses, 1000 गोखास या वर्सेस है इसके अंदर, इसीलिए इसको हजारी गोखा भी कहा जाता है। भक्ति रत्नावली इज अनदर नोटेबल वर्क ऑफ श्री माधव देव जी, रेंडर्ड बाय माधव देव फ्रॉम द ओरिजिनल वर्क ऑफ विष्णुपुरी इन संस्कृत। ये जो भक्ति रत्नावली है, जो ओरिजिनल संस्कृत में था, उसको इन्होंने असमीज में ट्रांसलेट करके लिखा। ठीक है। अब यही समय के अदर कंटेम्परेरी राइटर वैष्णवाइट एरा में शंकरदेव और माधव देव जी तो थे ही, लेकिन इनके अलावा और भी ऑथर्स थे, जैसे कि अनंत कंदली, राम सरस्वती, श्रीधर कंदली। ये भी वी कैन से द ऑथर ऑफ द वैष्णवाइट पीरियड। तो अनंत कंदली ने क्या क्या लिखा होगा? रामायण, कुमारहरण, 6th स्कंद ऑफ भागवत गीता, महिरावरण वध एंड सीतार पाताल प्रवेश। These are the contributions of अनंत कंदली। सिमिलरली राम सरस्वती, जिन्होंने वध काव्य लिखा था और बहुत सारे पोएटिकल लिटरेचर्स भी इन्होंने लिखा था। एंड श्रीधर कंदली, जिन्होंने कानखुआ एंड गुनुसा कीर्तन लिखा था। ठीक है। दीज आर द कंट्रीब्यूशंस ऑफ श्रीधर कंदली, हु वर द वी कैन से द ऑथर और द राइटर्स ऑफ वैष्णवाइट पीरियड। ठीक है। अब वैष्णवाइट पीरियड के बाद हमें मिलेगा अबाउट द पोस्ट वैष्णवाइट पीरियड, यानी कि शंकरदेव जी और माधव देव जी के बाद के समय, बाद उनके बाद क्या हुआ और कौन ऑथर आए। तो शंकरदेव जी और माधव देव जी के बाद प्रोज वगैरह डेवलप होना शुरू तो होता है, वी कैन से चरित्र पुथि, हेजियोग्राफीज वगैरह डेवलप करना शुरू किया जाता है। ठीक है। जैसे कि भट्टदेव जिनको क्या कहा जाता है, ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ द असमीज प्रोज। इन्होंने क्या क्या लिखा था? जैसे कि कथा भागवत, कथा गीता, भक्ति रत्नावली, भक्ति विवेक इन संस्कृत are his prominent works. And Bhattadeva's erudition in Sanskrit grammar and the literature and his command over Bhagavata earned him the title भागवत भट्टाचार्य। तो इनका भागवत पर बहुत सारा कमांड था, बहुत सारी चीजें इन्होंने भागवत पर लिखी थी, इसीलिए उनको भागवत भट्टाचार्य भी कहा जाता है, भागवत भट्टाचार्य भी कहा जाता है। एंड ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ द असमीज प्रोज, असमीज प्रोज का फादर भी माना जाता है इनको। ठीक है। सिमिलरली पोस्ट वैष्णवाइट एरा में चरित्र पुथीस भी डेवलप हुए हैं। चरित्र पुथीस का मतलब क्या है? दीज आर द बायोग्राफीज ऑफ द वैष्णवा सेंट
written by their disciples. जो वैष्णवा सेंट थे उनके डिसाइपल्स ने लिखा हुआ बायोग्राफीज. वैष्णवा जो सेंट है इन लोगों के बायोग्राफी किसने लिखा? इन लोगों के डिसाइपल ने लिखा हुआ जो बायोग्राफी है उसी को कहा जाता है क्या? चरितपुथिस. एंड मोस्ट प्रोमिनेंट ऑथर्स ऑफ दिस पीरियड वेर द रामानंद द्विजा, दैतरी ठाकुर या फिर कृष्ण भारती. दे वेर सम नोटेबल ऑथर्स हु रॉट चरितपुथिस. एक ऑथर का नाम मिलेगा रामचरण ठाकुर. कौन थे ये? He was the nephew of Madhav Dev. He was the nephew of Madhav Dev, and what he compiled? He compiled Kirtan Gokha and translated the Bhakti Ratnakar in Assamese. ठीक है. And he also authored the Shankar Charit, Bordova Charit and Katha Guru Charit. चरित यानी कि चरित पुथिस क्या थे? जैसे हमने कहा चरित पुथिस का मतलब क्या था? ये था बायोग्राफीज ऑफ द वैष्णवा सेंट. ठीक है. तो क्या यहां तक आप लोग नोट कर पा रहे हैं या नहीं? मुझे बताइए आप लोग. क्या यहां तक समझ में आ रहा है? यहां तक नोट कर पा रहे हैं आप लोग? आगे बढ़ते हैं. पोस्ट वैष्णवाइट एरा देख लिया हमने. अब आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट द मॉडर्न एरा. मॉडर्न एरा. अब जैसे ही आसाम में कौन आते हैं? द बप्टिस्ट मिशनरीज. जैसे ही आसाम में बप्टिस्ट मिशनरीज आते हैं in 1836 they started the learning Assamese literature to spread their religion in the vernacular Assamese language. तो आपको याद होगा हमने असम हिस्ट्री के क्लास में भी बताया था कि द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 क्या करता है कि दे अलाउड द क्रिश्चियन मिशनरीज टू प्रोपागेट देयर रिलीजन इन इंडिया. और वो लोग इंडिया में आए अपना रिलीजन को प्रोपागेट करने के लिए. एंड ये लोगों ने एक इंपॉर्टेंट टूल एस्टेब्लिश किया अपने रिलीजन को प्रोपागेट करने के लिए. वो टूल क्या था? वो टूल था एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स. एजुकेशनल इंस्टीट्यूट. ठीक है. और धीरे धीरे ये लोग क्या करने लगे? अब इन लोगों ने स्कूल तो बनाया. अब स्कूल में अगर ये लोग इंग्लिश में पढ़ाएंगे, बंगाली में पढ़ाएंगे तो इनके स्कूल में बच्चे तो नहीं आएंगे ऑब्वियसली. तो इन लोगों ने स्कूल में पढ़ाने के लिए भी हो या फिर अपना रिलीजन को प्रोपेगेट करने के लिए भी हो, इन लोगों ने क्या करना शुरू किया? इन लोगों ने असमीज सीखना शुरू किया धीरे धीरे. लेकिन यहां पर 1836 में आपको याद होगा कि ब्रिटिशर ने क्या कर दिया था? असम का ऑफिशियल लैंग्वेज बदल दिया था. असम का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या बना दिया था? बंगाली वाज मेड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ असम. तो इसके बाद असम में लोग प्रोटेस्ट भी करने लगे थे. आनंदराम ढेकियाल फुकन, आपको याद होगा हिस्ट्री में हमने पढ़ा था, हाथ में एक पेम्पलेट लिए थे वो जहां पर लिखा गया था ए नेटिव. ठीक है. और वो क्या कर रहे थे कि असमीज को फिर से ऑफिशियल लैंग्वेज बना देना है. प्रोटेस्ट कर रहे थे. एंड दैट प्रोटेस्ट वाज आल्सो सपोर्टेड बाय दिस बप्टिस्ट मिशनरीज. आपको याद होगा हमने असम हिस्ट्री में पढ़ा है. एंड दिस मिशनरीज टुक द लीडरशिप टू रीएस्टैब्लिश द असमीज लैंग्वेज इन विच द एजुकेटेड असमीज पीपल जॉइंड देम. ये लोग भी कोशिश कर रहे थे कि असमीज को फिर से ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाए, जहां पर बहुत सारे एजुकेटेड असमीज लोगों ने इन लोगों को साथ दिया, इन लोगों का साथ दिया. एंड द मॉडर्न एरा ऑफ असमीज लिटरेचर, व्हाट वी कैन से that the modern era Assamese literature can be divided in these 4 phases. इस 4 भाग में हम डिवाइड कर सकते हैं. सबसे पहला पीरियड, द पीरियड ऑफ द मिशनरी लिटरेचर. ये कौन सा पीरियड है? जब असम में लैंग्वेज इशू चल रहा था. लैंग्वेज इशू चल रहा था कि बंगाली वाज मेड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ असम इन द ईयर 1836. और उसी समय मिशनरीज ने यहाँ पर लिटरेचर पब्लिश करना शुरू कर दिया था, जहाँ पर प्रिंटेड कल्चर ये लोगों ने ही लाया था यहाँ पर. ठीक है, प्रिंटिंग कल्चर. दूसरा, इन लोगों के बाद द पीरियड ऑफ द हेमचंद्र बरुआ एंड गुनाभिराम बरुआ. द थर्ड, जुनाकी जुग
और अंतिम में 1940 के बाद जो हम कह सकते हैं आज तक का समय। वैसे हम 3 भाग में या 4 भाग में डिवाइड कर सकते हैं मॉडर्न एरा असमिस लिटरेचर को। ठीक, शुरू करते हैं एक तरफ से। सबसे पहला द पीरियड ऑफ द मिशनरी लिटरेचर। अब होता यूं है कि द फर्स्ट, इन लोगों के समय में ही द फर्स्ट प्रिंटेड लिटरेरी वर्क इन असमीज, असमीज का पहला प्रिंटेड वर्क ये कौन सा था? इट वाज द ट्रांसलेशन ऑफ द न्यू टेस्टामेंट। न्यू टेस्टामेंट यानी कि धर्म पुस्तक अंतभोग, इसको असमीज में ट्रांसलेट करके प्रिंट किया गया था। दिस वाज द फर्स्ट प्रिंटेड वर्क इन असमीज इन द ईयर 1813। 1813 में ही इन लोगों ने क्या किया? न्यू टेस्टामेंट को असमीज में ट्रांसलेट करके प्रिंट किया था। एंड दिस धर्म पुस्तक वाज द फर्स्ट प्रिंटेड वर्क इन असमीज बाय द, किसने किया था? विलियम केरे विद द हेल्प ऑफ आत्मारमन शर्मा। आत्मारमन शर्मा की मदद से इन विलियम केरे ने किया था। फिर बाद में इन लोगों ने द एंटायर बाइबल को ट्रांसलेट किया असमीज में इन 1833 और उसको प्रिंट किया। ठीक है, बाइबल को असमीज में ट्रांसलेट करके इन लोगों ने प्रिंट किया 1833 में। अब जब असम में लैंग्वेज रिवॉल्ट चल रहा था, उसी समय पहला असमीज जर्नल पब्लिश किया जाता है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है द अरुणोदय। This was the first Assamese journal and newspaper and was published in 1846 from the शिवसागर मिशन प्रेस। तो आप लोग तो पढ़ते हैं एमसीक्यू फॉर्मेट में, एमसीक्यू फॉर्मेट में आप लोग ये पढ़ते हैं कि पहला असमीज जर्नल कौन सा है? अरुणोदय। ठीक है, लेकिन आप लोग ये नहीं पढ़ते कि वो जो अरुणोदय है उस समय क्यों पब्लिश किया गया था, वो फर्स्ट असमीज जर्नल उस समय क्यों पब्लिश किया गया था, ये नहीं पढ़ते हैं आप लोग। क्योंकि उस समय असम में चल रहा था लैंग्वेज इशू, असम का ऑफिशियल लैंग्वेज बदल दिया गया था। व्हेन बंगाली वाज मेड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ असम इन 1836, उसके बाद पहला असमीज जर्नल पब्लिश किया गया जिसका नाम था अरुणोदय। कहां से? शिवसागर मिशन प्रेस से। और इसके एडिटर कौन थे? नाथाउन ब्राउन। इट वाज प्रिंटेड एंड पब्लिश्ड बाय ओलिवर थॉमस कटर। ठीक है, आनंदराम ढेकियल फुकन वाज द मोस्ट प्रोमिनेंट असमीज राइटर ऑफ द अरुणोदय पीरियड। आनंदराम ढेकियल फुकन वही जो क्या कर रहे थे? प्रोटेस्ट कर रहे थे हाथ में एक पैम्पलेट लेकर। और आनंदराम ढेकियल फुकन ने लिखा हुआ और भी वर्क्स अगर हम कहें सॉरी, तो एक क्या है? इंग्लैंड और बिबोरन, जो कि 1847 में पब्लिश किया गया था। एंड अहोमिया लोरार मित्र, दैट इज इन 1849 में। एंड ऑल्सो a few remarks on the Assamese language and on the vernacular education in Assam, ये भी आनंदराम ढेकियल फुकन ने ही लिखा था। ठीक है, क्या यहां तक नोट कर पा रहे हैं आप लोग? प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिए, कमेंट करके बताइए हमें यहां तक नोट कर पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए, असमीज लिटरेचर का जो सेगमेंट है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। क्यों? क्योंकि यहां से ना फैक्चुअल क्वेश्चन बनता है, बहुत सारे फैक्चुअल क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। ठीक है, और हम यही फैक्ट पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज होने का कोई बात ही नहीं आता है। ठीक है, जब आप कोई चीज को एक बार पढ़ते हो तो ऑब्वियसली कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यही असमीज लिटरेचर को आप बार बार रिवाइज कीजिए, कंफ्यूजन नहीं होगा आपका। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद ये जो मिशनरी लिटरेचर, पीरियड ऑफ द मिशनरी लिटरेचर, यहाँ पर और भी कुछ डेवलप हुआ है, जैसे कि ग्रामर ऑफ द असमीज लैंग्वेज बाय विलियम रॉबिन्सन, बट इट वाज रिटन इन द इंग्लिश। असमीज का ग्रामर था लेकिन इंग्रजी में लिखा गया था, इंग्लिश में लिखा गया था। किसने? विलियम रॉबिन्सन ने 1839 में। अहोम बुरंजी इन द ईयर 1844 बाय कृष्णनाथ तामुली फुकन। अहोमिया शब्दावली या खंड वाक्य इन 1840 बाय एमएस मिसेस ओटी कटर। बेलीमार बुरंजी इन द ईयर 18 in between 1833 to 1838 by the Biseshwar Vidyadip, Belimar Buronji. And Assamese dictionary, this was the first Assamese dictionary written by
जोदुराम डेका बोरुआ। पहला असमिज डिक्शनरी किसने लिखा था? जोदुराम डेका बोरुआ ने, बट ये पब्लिश ही नहीं होता है, ठीक है। असमिज लैंग्वेज में लिखा गया पहला असमिज डिक्शनरी, दैट वाज रिटन बाय द जोदुराम डेका बोरुआ। दिस वाज द फर्स्ट डिक्शनरी रिटन इन द असमिज लैंग्वेज बट वाज नॉट पब्लिश। इसको पब्लिश नहीं किया जाता है। कौन सा असमिज डिक्शनरी को पब्लिश किया जाता है आपको याद होगा, है ना? हेमचंद्र बोरुआ ने लिखा हुआ जो असमिज डिक्शनरी है जिसका नाम था हेमकोश, उसको पब्लिश किया जाता है, ये पब्लिश नहीं होता है। लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि व्हिच वाज द फर्स्ट असमिज डिक्शनरी, देन इट वाज द डिक्शनरी व्हिच वाज रिटन बाय जोदुराम डेका बोरुआ। देन बुरंजीर विवेक रत्न बाय मणिराम देवान, या मणिराम बोरबंदर बोरुआ भी कहा जाता है, मणिराम देवान, इन द ईयर 1838। इन्होंने ये जो बुरंजी लिखा है, दिस वाज रिटन इन करप्ट फॉर्म ऑफ बेंगली, करप्ट फॉर्म ऑफ बेंगली, रिटन बाय मणिराम देवान। ठीक है यहां तक। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट फेज को देखने की कोशिश करते हैं। कौन सा? द पीरियड ऑफ द हेमचंद्र बोरुआ एंड गुणाभिराम बोरुआ। अब शंकर देव जी और माधव देव जी का जो समय है, जहां पर जो लिटरेचर डेवलप किया जा रहा था, वो लिटरेचर का थीम कहाँ था? भक्ति, टू स्प्रेड द भक्ति टू द कॉमन पीपल। अब ये लोग जब असमिज लिटरेचर डेवलप करना शुरू करते हैं तो इन लोगों ने क्रिएटिव लिटरेचर वगैरह लिखना शुरू किया, हुज थीम्स वर बेस्ड ऑन द सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ द असमिज पीपल। अब ये लोग अपने अपने बुक्स में या अपना अपना जो लिटरेचर है वहां पर असमिज लोगों का जो भी सोशल प्रॉब्लम है वो बुक में लिखना शुरू करते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग देयर टाइम वी सी द बिगिनिंग ऑफ द असमिज लिटरेचर विद ड्रामा, ट्रेवल लिटरेचर एटसेट्रा, and the creation of wit, humor and the satire first entered into the Assamese language. wit, humor या satire ये सब चीजें असमीज लैंग्वेज में लिखना शुरू हो जाता है। तो हेमचंद्र बोरुआ के बारे में देखें तो his Assamese dictionary Hemkosh was published. This Hemkosh was the second Assamese dictionary, but first जो कि पब्लिश हुआ था। पहला असमिज डिक्शनरी रिटन बाय सॉरी क्षमा चाहते हैं हम, तबीयत मेरा इतना ज़्यादा सही नहीं है, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। His Assamese dictionary Hemkosh was published in 1900 after his death, and it was the second Assamese dictionary. The first Assamese dictionary that was written by जोदुराम डेका बोरुआ. He also wrote, इन्होंने और क्या क्या लिखा? अहोमिया व्याकरण in 1859, आदिपथ in 1873, अहोमिया लोरार व्याकरण in 1886, परशुराम अभिधन in 1892, कानिया कीर्तन in 1861, बाहिरे रंगसंग भितरे कुआ भातुरी। ये अलग अलग राइटिंग्स भी, ये अलग अलग लिटरेचर भी किसने लिखा था? गुणाभिराम बोरुआ, हेमचंद्र बोरुआ ने लिखा था। बोरुआ ऑल्सो वर्क एज एन एडिटर ऑफ द असमीज न्यूज, असम न्यूज के एडिटर के जैसे भी काम किए थे। और इन्होंने इंग्लिश में भी, असमीज के अलावा इंग्लिश में भी एक बुक लिखा था जिसका नाम था असमीज मैरिज सिस्टम, दैट वाज रिटन बाय हेमचंद्र बोरुआ, ठीक है। एंड गुणाभिराम बोरुआ के बारे में बात करें तो गुणाभिराम बोरुआ ही रोट हिज फर्स्ट बुक रामनवमी। ये बहुत बार पूछा गया है, रामनवमी किसने लिखा था? 1857 में गुणाभिराम बोरुआ का पहला बुक है रामनवमी। आफ्टर दैट आनंदराम ढेकियाल फुगोनर जीवन चरित in 1880 and the Assam Buronji in 1884, that was written by Gunabiram Borua. He also edited the Assamese monthly magazine Assam Bandhu. असम बंधु जो मंथली मैगजीन था उसको भी इन्होंने एडिट किया था। फिर होता क्या है कि आफ्टर द फाउंडेशन ऑफ द असमीज लिटरेचर लेड बाय द हेमचंद्र बोरुआ एंड गुणाभिराम बोरुआ केम ए ग्रुप ऑफ एजुकेटेड असमीज पीपल, young people,
एंड चेंज द ट्रेंड ऑफ द असमीज लिटरेचर। धीरे धीरे कुछ एजुकेटेड असमीज आते हैं और असमीज लिटरेचर में जो ट्रेंड था वो धीरे धीरे बदलना शुरू करते हैं वो लोग। उन लोगों ने क्या किया, द यंग ग्रुप फाउंडेड एन ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन दैट वाज नोन एज द अहोमिया भाषा उन्नति खादिनी खोबा इन द ईयर 1888 एंड दे डिसाइडेड टू लॉन्च मंथली मैगजीन। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है अहोमिया भाषा उन्नति खादिनी खोबा, ये सोचता है कि हम लोग अब क्या करेंगे, मंथली मैगजीन पब्लिश करना शुरू करेंगे। और इस ऑर्गेनाइजेशन ने अहोमिया भाषा उन्नति खादिनी खोबा क्या करना शुरू किया, 1889 से मंथली मैगजीन पब्लिश करना शुरू किया जिसका नाम था जुनाकी। द रोमांटिक पीरियड of the Assamese literature from 1890 to 1889 to 1940 we can say, जुनाकी जुग भी कहा जाता है, द रोमांटिक पीरियड। and the theme of this period were based on the romanticism। ये जो जुनाकी जुग है इसका थीम क्या था, रोमांटिसिज्म पर था। तो विद देयर इनिशिएटिव, देयर मतलब ये जो ग्रुप ऑफ एजुकेटेड असमीज थे, यंग पीपल, उनके इनिशिएटिव में फ्रॉम 9 फरवरी 1889 एडी अहोमिया भाषा उन्नति खादिनी खोबा स्टार्टेड टू पब्लिश अ मंथली मैगजीन जिसका नाम था जुनाकी फ्रॉम कलकत्ता। और ये जुनाकी नाम का जो न्यूज़पेपर है ये सिर्फ 9 साल तक ही कंटिन्यू रहता है, सिर्फ 9 साल कंटिन्यू रहता है, 1889 से लेकर 1898 तक। लेकिन ऐसा नहीं कि इसके बाद और मंथली मैगजीन पब्लिश नहीं होते हैं, इसके बाद भी और भी मंथली मैगजीन हमें नाम मिलेगा, जैसे उषा, आलोचनी, आह्वान, ये अलग अलग नाम से मंथली मैगजीन पब्लिश होना शुरू होता है। ठीक है, बस 9 साल ये जुनाकी नाम का न्यूज़पेपर पब्लिश हुआ था। लेकिन ये जो पूरा का पूरा पीरियड है, जुनाकी न्यूज़पेपर जब से पब्लिश होना शुरू हुआ है तो वहां से लेकर 1940 तक का जो समय है, पूरा समय को ही हम क्या कहते हैं, जुनाकी जुग कहते हैं। ठीक, और ये जो जुनाकी नाम का जो मंथली मैगजीन था, इसके पहले एडिटर कौन थे, चंद्र कुमार अग्रवाला वाज द फर्स्ट एडिटर ऑफ दिस जुनाकी। इसके बाद इट वाज फॉलोड बाय हेमचंद्र गोस्वामी एंड लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ। अब सिंस दिस पीरियड, ये पीरियड में थीम क्या था, रोमांटिसिज्म, तो इन लोगों ने अलग अलग रोमांटिक पोएम लिखना शुरू किया। द फर्स्ट रोमांटिक पोएम वाज द बोनकुंवरी दैट वाज रिटन बाय चंद्र कुमार अग्रवाला। We can say the first Assamese sonnet was the Priyotamar Chithi written by हेमचंद्र गोस्वामी। एंड लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ's लिटरेरी वर्क जिसका नाम था क्या, लितिकाई एंड कृपाबर बोरबरुआर काकतर टुपुला। ये दो किसका कंट्रीब्यूशन था, लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ का। लितिकाई इज एक्सेप्टेड एज द फर्स्ट लिटरेरी वर्क इन द असमीज लैंग्वेज। और ये जो 3 व्यक्ति हैं, कौन कौन, चंद्र कुमार अग्रवाल, हेमचंद्र गोस्वामी एंड लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ, ये तीनों व्यक्ति को क्या कहा जाता है, दे आर टर्म्ड एज द त्रिमूर्ति ऑफ असमीज लिटरेचर। तो ये भी बहुत बार बताया, पूछा गया है कि असमीज लिटरेचर का त्रिमूर्ति किसको कहा जाता है, किन लोगों को असमीज लिटरेचर का त्रिमूर्ति कहा जाता है। तो ये कौन कौन है, चंद्र कुमार अग्रवाला, हेमचंद्र गोस्वामी एंड लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ। Chandra Kumar Agrawala issued 2 authoritative commanding work, Pratima and Bin Bairagi. Pratima in the year 1914 and Bin Bairagi in the year 1923. और लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ का कदमकली एंड पदुमकली, ये भी लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ ने लिखा है। कदमकली इन 1913 एंड पदुमकली भी इन्होंने लिखा है। और लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ का जो सॉन्ग था, पेट्रियोटिक सॉन्ग,
कौन सा? ओ मुरा पुनार देख, ओ मुरा पुनार देख, ओ मुर्सी कुनीर देख. It is adopted as the state anthem of Assam. एने कोन खुओला, एने कोन खुफोला, एने कोन मोरो मोर देख, है ना. ये असम का स्टेट एंथम बनाया गया, जो किसने लिखा था? लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ ने लिखा था. आफ्टर जुनाकी, जुनाकी के बाद द फ्लो ऑफ द असमीज लिटरेचर कंटिन्यूड इन द लेटर ईयर्स ऑल्सो थ्रू द नंबर ऑफ मैगजीन्स लाइक बाल, उषा, आलोचनी, आवाहन. ठीक है, अलग अलग नाम से असमीज लिटरेचर या असमीज मंथली मैगजीन पब्लिश होना शुरू होता है. गुनाभिराम बरुआ के बेटे करुणा अभिराम बरुआ, सन ऑफ गुनाभिराम बरुआ, तो फाउंडेड द फर्स्ट चिल्ड्रन मैगजीन, जिनका नाम था लोरा बंधु, इन द ईयर 1886. देखिए, मुझे ये सेगमेंट में मुझे समझाना कुछ है ही नहीं, यहाँ पर बस फैक्ट है, मुझे आपको फैक्ट फेंकना है, आपको ये फैक्ट नोट करके रखना है, बस इतना ही. समझाने वाला कुछ नहीं है होता है इसमें. ठीक है, तो जितना भी फैक्ट है मैं आपको दे पा रहा हूँ, लिख लीजिए, सब कुछ नोट करके रखिए, क्योंकि यहाँ यहीं से कई बार सवाल बन जाता है, सवाल फंसा देता है और आप लोग गलती करके आ जाते हैं. तो नोट इट डाउन इन योर कॉपी. ठीक है, एंड रिवाइज ऑल दिस थिंग्स. घोर जेवती, दैट वाज द फर्स्ट असमीज वुमेन्स मंथली मैगजीन. पहला असमीज वुमेन्स मंथली मैगजीन का नाम क्या? घोर जेवती, पब्लिश्ड इन द ईयर 1927 अंडर द एडिटरशिप ऑफ कमला लोया काकोती. कमला लोया काकोती के एडिटरशिप पर बनाया गया पहला असमीज वुमेन्स मंथली मैगजीन, जिसका नाम था घोर जेवती. और उसके बाद और भी कुछ फैक्चुअल, जैसे कि इंग्लिश वीकली न्यूज़पेपर, जिसका नाम था क्या? टाइम्स ऑफ असम, ये भी पब्लिश होना शुरू हुआ था. ठीक है, कब से? 1895 से. लेकिन 1947 में इसको डिसकंटिन्यू कर दिया जाता है, वीकली को डिसकंटिन्यू कर दिया जाता है और डेली टाइम्स ऑफ असम शुरू हो जाता है. 1894 में रजनीकांत बोरदोलोई पब्लिश द फर्स्ट असमीज नोवेल, जिसका नाम था मिरी जियोरी. प्रथम অসমীয়া उपन्यास আমি কব পাৰো, फर्स्ट असमीज नोवेल, जिसका नाम था मिरी जियोरी. एंड ही वाज द पायोनियर इन असमीज नोवेल, हेंस नोन एज द उपन्यास सम्राट. हु इज नोन एज द उपन्यास सम्राट? इट वाज रजनीकांत बोरदोलोई. His other novels are मनोमती, दोंदुआ द्रो, रहादोई लिंगरी एटसेट्रा. ये कुछ नॉवेल्स जो रजनीकांत बोरदोलोई ने लिखे थे. फिर 1917 में असम साहित्य सभा वॉज फॉर्म्ड एज ए गार्जियन ऑफ द असमीज सोसाइटी. और ये जो असम साहित्य सभा है, ये क्या करने लगता है? ये असमीज लिटरेचर का गार्जियन के हिसाब से काम करने लगता है. जो भी लिटरेचर लिखते हैं असमीज में, उन लोगों को ये क्या करता है? ऑनर देता है, अवार्ड्स देता है. जहां पर पद्मनाथ गोहाई बोरुआ बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ दिस सोसाइटी. ठीक है, अब आपको एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से क्या याद रखना पड़ेगा कि इसके बाद के बारे में अगर बात करें, ठीक है, ये तो हो गया फैक्चुअल. अब इसके बाद अगर आपको करंट के बारे में बात करें, तो करंट अफेयर्स में आपको रिसेंटली असम साहित्य सभा ने किसको क्या अवार्ड दिया, रिसेंट जो सेशन है असम साहित्य सभा का, वो कहाँ हुआ था, रिसेंट सेशन के प्रेसिडेंट कौन थे, ये करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से आपको ये सब चीजें याद रखना पड़ेगा. किस किस को अवार्ड मिला, कौन से बुक के लिए अवार्ड मिला, ये सब चीजें पूछा जाता है करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव में. आज हम सिंस करंट अफेयर्स को कवर नहीं कर रहे हैं, आज हम बस क्या कर रहे हैं? स्टैटिक, जो कभी बदलता नहीं है, स्टैटिक पोर्शन को कवर कर रहे हैं. इसलिए मैंने यहाँ पर करंट सेगमेंट को नहीं ऐड किया है. ठीक है, ये हमेशा सेम रहने वाला है, ये नहीं बदलने वाला है. अब करंट अफेयर्स हर साल नया नया सेशन होता है. ठीक है, रिसेंट सेशन कहाँ हुआ था, कौन थे उसके प्रेसिडेंट, किसको क्या क्या अवार्ड मिला है, वो सब चीजें आपको करंट अफेयर्स में कवर करना पड़ेगा. और करंट अफेयर्स का जो भी अपडेट है, आपको अलग ही क्लासेस उसके लिए करवाया जाएगा. तो क्या यहाँ तक
क्या यहाँ तक ठीक है? क्या यहाँ तक समझ पा रहे हैं? देखो, मैंने असमीज लिटरेचर को बहुत ही आसान भाषा में समराइज करके, लंबा सा सेगमेंट को मैंने समराइज करके छोटा बना करके आपके लिए प्रेजेंट कर दिया, ताकि आपको प्रीलिम्स, आने वाले प्रीलिम्स में मदद हो सके। ठीक है, आप क्या कर पाओ कि ये जो आने वाला प्रीलिम्स है वहां पर आप इजीली सब कुछ रिवाइज कर पाओ, उसके लिए मैंने ये असमीज लिटरेचर को कंसाइज करके आपके लिए बनाया। ठीक है, तो आज का सेशन जो कि असमीज लिटरेचर के लिए रखा था मैंने, ये यहीं पर मैं समाप्त करता हूं असमीज लिटरेचर का। ठीक है, फिर मिलते हैं हम अगली सेशन में, जहां पर मैं कोई एक नया सेगमेंट लेके आऊंगा आपके लिए, क्योंकि क्रैश कोर्स है ये। क्रैश कोर्स में आपको बस हाई यील्ड टॉपिक हमें प्रोवाइड करना है, तो हम बस हाई यील्ड टॉपिक को आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर किसी भी तरीके का आपको दिक्कत होता है, देन यू कैन रीच आउट टू मी, आई विल सॉल्व ऑल ऑफ योर डाउट। ठीक है, तो मेरे साथ इस वीडियो में अंतिम तक बने रहने के लिए आपको थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं हम अगली सेशन में। थैंक यू।